नमस्कार, इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नीता और सुर्खियों के बाद अब सीधा रुख करेंगे हमारे सहयोगियों का और जानेंगे प्रदेश से जुड़ी कुछ अहम खबरें। एक बार फिर से सऊदी अरब के रियाद और जद्दा शहर के अंदर राजस्थान के 100 लोगों के फंसने की खबर सामने आ रही है। इन लोगों ने न्यूज 18 राजस्थान को एक वीडियो बनाकर भेजा है जिसमें इन्होंने गुहार लगाई है कि भारत सरकार इनको जल्द से जल्द भारत वापस लेकर आए। इनका कहना है कि JNP कंपनी ने इन्हें पिछले काफी महीनों से बंधक बनाकर रखा है और 9 महीने का वेतन इनको नहीं दिया है। न्यूज 18 राजस्थान ने विदेश में फंसे युवकों की खबरों को प्रमुखता से प्रसारित पहले भी किया था और विदेश मंत्रालय के दखल के बाद सभी युवकों की वतन वापसी भी हुई थी। इस बार सऊदी में फंसे इन युवकों ने न्यूज 18 के जरिए भारत सरकार से गुहार लगाई है कि उन्हें भारत वापस लाया जाए। मामला JNP कंपनी का है। इस कंपनी ने 9 महीनों से मजदूरों को बंधक बना रखा है और पिछले 9 महीने इनकी मजदूरी का एक भी पैसा इनको नहीं दिया। इनमें से कई बीमार हैं जिन्हें फौरन मेडिकल सहायता की जरूरत है। इनको बाहर निकालने की भी अनुमति नहीं है। अगर ये बाहर निकलते हैं तो इनको फौरन गिरफ्तार कर लिया जाता है। न्यूज 18 राजस्थान को भेजे वीडियो में इन्होंने बताया कि इनकी भुखमरी की नौबत आ चुकी है और ये अपनी तनख्वाह लिए बिना ही भारत वापस लौटना चाहते हैं। बेजुबान पशुओं पर होने वाले अत्याचार को रोकने के लिए पशु क्रूरता रोकथाम अधिनियम 1960 साल पहले बनाया गया था, लेकिन आज तक इस अधिनियम के तहत जुर्माने में इजाफा नहीं किया गया। आज भी इस अधिनियम के तहत 10 रुपए से 50 रुपए का जुर्माना लिया जाता है, जिससे पशु क्रूरता रुक नहीं रही है। मामले को लेकर के वन्यजीव प्रेमियों ने नाराजगी जाहिर करते हुए एक पत्र PM नरेंद्र मोदी को भेजा और ये मांग की है कि देश के अंदर पशु क्रूरता रोकथाम अधिनियम 1960 में बदलाव किया जाए। इस अधिनियम के तहत जुर्माना राशि को बढ़ाया जाए और ज्यादा सजा का प्रावधान किया जाए, क्योंकि जब तक वन्यजीवों के प्रति, पशुओं के प्रति लोगों का रवैया जो है सकारात्मक नहीं होगा, उनके प्रति होने वाली क्रूरता के खिलाफ सख्त सजा नहीं दी जाएगी, तब तक इस तरह के अत्याचार, इस तरह के जुल्म में रोकथाम नहीं हो सकेगी। IRS ऑफिसर सहीराम मीणा के खिलाफ ACB ने आज कोर्ट के अंदर FIR दर्ज कर ली और FIR के में कई ऐसे चौंकाने वाले तथ्य हैं जो कोर्ट के सामने पेश किए गए। हालांकि अभी सहीराम मीणा ACB के पास रिमांड पर चल रहे हैं। ACB के अधिकारियों का कहना है कि आने वाले समय में आय से अधिक संपत्ति के मामले में उन्हें यहां पर भी बुलाया जाएगा और उनके खिलाफ एक मुकदमा दर्ज किया जाएगा। वहीं आज ACB के अधिकारी इस चीज को लेकर हतप्रभ रह गए कि सियाराम मीणा ने उनकी IPR के अंदर उनकी संपत्ति शून्य बताई है। जो संपत्ति बताई है वो उनके पिता और पत्नी और भाई के नाम बताई है। 106 प्लॉटों के मालिक सहीराम मीणा के पास जयपुर में एक भी प्लॉट नहीं दर्शाया गया। इससे कहीं न कहीं प्रशासनिक अधिकारी द्वारा IPR में दी गई गलत जानकारी उनके खिलाफ कानूनी पर्चन को और अधिक बढ़ा सकती है। आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर मुख्य निर्वाचन अधिकारी आनंद कुमार ने सभी जिला कलेक्टर्स और उपखंड अधिकारियों से चुनावी तैयारियों का फीडबैक लिया। शासन सचिवालय में VC के जरिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सभी अधिकारियों को जल्द से जल्द तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने VC के जरिए मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण कार्यक्रम, EVM, VVPAT की FLC तथा विधानसभा चुनाव के दौरान निर्वाचन व्यय, अनुवीक्षण व्यय के संबंध में हुए कार्यों की समीक्षा की। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने 25 जनवरी तक प्राप्त कुल आवेदन पत्रों की संख्या, आवेदन पत्रों के निस्तारण की स्थिति, डुप्लीकेट एपिक के प्रकरणों के निस्तारण की स्थिति, सेवा नियोजित मतदाताओं के प्राप्त आवेदन पत्रों के निस्तारण के बारे में विस्तार से चर्चा की। जयपुर के ईश्वेंद्र सिंह को फेडरेशन ऑफ इंडियन ग्रेनाइट एंड स्टोन इंडस्ट्री का नेशनल प्रेसिडेंट चुना गया है। ईश्वेंद्र सिंह उत्तर भारत के पहले प्रेसिडेंट हैं जिन्हें फेडरेशन का नेतृत्व करने का अवसर मिला है। अभी तक दक्षिणी राज्यों का ही इस फेडरेशन में बोलबाला रहा है। ईश्वेंद्र सिंह ने फिक्सी का अध्यक्ष बनने के बाद कहा कि वे चाहते हैं कि प्रत्येक राज्य में स्टोन काउंसिल बने, जिसके माध्यम से उस राज्य में स्टोन इंडस्ट्री का विकास हो सके। उन्होंने राजस्थान की माइनिंग पॉलिसी को बेहतर बताया और दूसरे राज्यों को इसका अध्ययन करने का सुझाव दिया। इनके सुझाव पर कर्नाटक सरकार का एक प्रतिनिधि मंडल राजस्थान में स्टोन मार्ट में भाग लेगा।
नहीं थम रहा स्वाइन फ्लू का प्रकोप। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा के निर्वाचन क्षेत्र केकड़ी में रहने वाली 13 साल की मासूम लड़की का हुआ निधन। प्रभावी मॉनिटरिंग और जमीनी हकीकत जानने के लिए मंत्री शर्मा निकले प्रभावित जिलों के दौरे पर। प्रदेश में स्वाइन फ्लू से इस साल में अब तक 75 से ज्यादा मौतें होने के बाद अब चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा प्रभावित जिलों के दौरे पर निकले हैं। मंत्री शर्मा ने आज अपने दौरे की शुरुआत अजमेर जिले के ब्यावर से की और अस्पतालों का निरीक्षण कर अधिकारियों की बैठक लेकर 24 घंटे अलर्ट और सतर्क रहने के निर्देश दिए। चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा के निर्वाचन क्षेत्र केकड़ी की रहने वाली 13 साल की लड़की की आज स्वाइन फ्लू के चलते मौत हो गई। लगातार बढ़ रहे मौतों के आंकड़ों से परेशान मंत्री ने आखिरकार जमीनी हकीकत देखने के लिए आज से प्रभावित जिलों का दौरा शुरू किया। मंत्री शर्मा ने स्वाइन फ्लू को लेकर मौजूदा हालातों को चिंताजनक बताया और कहा कि इससे निपटने के लिए हर मुमकिन प्रयास किए जा रहे हैं। मंत्री शर्मा के साथ ही NHRM के मिशन डायरेक्टर डॉक्टर स्वामी शर्मा भी लगातार सभी सब सेंटरों का निरीक्षण कर रहे हैं। प्रदेश के सभी सरकारी महाविद्यालयों में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए छात्र छात्राओं को निःशुल्क कोचिंग सेंटर की सुविधा मिलेगी। उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने आज बीकानेर के राजकीय डूंगर कॉलेज में ऐसे ही कोचिंग सेंटर का उद्घाटन करने के बाद कहा कि कांग्रेस सरकार ने चुनावों से पहले छात्र छात्राओं से जो वादा किया था वो वादा पूरा कर दिया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी 252 महाविद्यालयों में अब अन्य कक्षाओं के साथ साथ कोचिंग कक्षाओं का भी आयोजन किया जाएगा, जिसमें शिक्षकों के अलावा विशेषज्ञ छात्र छात्राओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियों के संबंध में कोचिंग देंगे। उन्होंने कहा कि सरकारी महाविद्यालयों में इस तरह के कोचिंग संस्थानों से उन छात्र छात्राओं को फायदा होगा जो गरीब और आर्थिक रूप से वंचित हैं। इसके अलावा उच्च शिक्षा मंत्री ने आज प्रदेश भर में PTT की परीक्षा संचालित करवाने के लिए राजकीय डूंगर कॉलेज को नोडल एजेंसी बनाते हुए यहां पर एक नोडल सेंटर का उद्घाटन किया। फौजी अखिलेश की हत्या के आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर परिजन झुंझुनू कलेक्टर पर धरना दे रहे हैं। यहाँ पर आज उनके लिए एक बुरी खबर आई, उसके भाई की भी दुर्घटना में मौत हो गई। वहीं परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया कि आरोपियों ने उसकी भी हत्या कर दी है। इसके बाद झुंझुनू कलेक्टर पर हंगामा कर दिया गया। झुंझुनू के शाहपुरा गांव में कुछ दिन पूर्व हुई फौजी की अखिलेश की हत्या के मामले में न्याय मांग रहे परिजनों और ग्रामीणों के सामने आज एक और बुरी खबर आ गई, जबकि अखिलेश के भाई संदीप की मौत हो गई। चिड़ावा में लाखों गांव के समीप 2 गाड़ियों की भिड़ंत में जहां संदीप की मौत हो गई, वहीं 4 अन्य घायल हो गए, जिन्हें चिड़ावा और झुंझुनू के अलग अलग अस्पतालों में ले जाया गया। इस मामले में परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है। परिजनों का आरोप है कि संदीप झुंझुनू में बैठे दर्शनार्थियों के लिए खाना लेकर आ रहा था, जिससे गाड़ी का एक्सीडेंट किया। इसके बाद दूसरी गाड़ी में सवार होकर हमलावर आए और उसकी हत्या कर चले गए। दौसा विधायक मुरारी लाल मीणा ने की RSS पर विवादित टिप्पणी। कहा RSS है अंग्रेजों की एजेंट, कांग्रेस की देती थी CID। साथ ही कहा RSS गाय व राष्ट्रवाद का राग अलापती है, ऐसे में RSS के कार्यकर्ताओं के यहाँ बांधनी चाहिए गायें। पूर्व मंत्री और वर्तमान में दौसा से कांग्रेस के विधायक मुरारी लाल मीणा ने आज एक बड़ा बयान दिया। इस दौरान उन्होंने RSS पर विवादित टिप्पणी की। विधायक मुरारी लाल मीणा ने कहा कि RSS अंग्रेजों को कांग्रेस की CID देती थी। इस दौरान उन्होंने RSS पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि RSS राष्ट्रवाद की बात करती है, लेकिन आजादी से पहले और बाद में आज तक किसी ने एक अंगुली भी नहीं कटवाई, जबकि कांग्रेस ने आजादी से पहले और आजादी के बाद अनेक प्राण न्योछावर किए हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि गायों की बात कर RSS राष्ट्रवाद की बात करती है, ऐसे में RSS कार्यकर्ताओं के घर गायों को बांधना चाहिए, क्योंकि गायें किसानों की खेत नष्ट कर रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के नए जिला अध्यक्ष जितेंद्र सिंह फौजदार ने कहा कि उनका लक्ष्य रहेगा कि आगामी लोकसभा चुनावों में भाजपा का ही भरतपुर से सांसद बने। उन्होंने न्यूज 18 राजस्थान को दिए बयान में कहा कि वे सभी को साथ लेकर संगठन को मजबूत करेंगे। डॉक्टर जितेंद्र फौजदार ने कहा कि जल्द ही भाजपा की नई टीम का ऐलान किया जाएगा और उसमें वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को जगह दी जाएगी। सर्किट हाउस के सामने नए अध्यक्ष डॉक्टर जितेंद्र फौजदार के सम्मान में आयोजित कार्यक्रम में मौजूद प्रदेश महामंत्री भजनलाल शर्मा ने भी न्यूज 18 राजस्थान को दिए बयान में कहा कि कई जिलों के अध्यक्ष बदले गए हैं और कुछ जिलों में भी अध्यक्ष बदलने की तैयारी की जा रही है। उन्होंने कहा कि बदलाव संगठन की सतत प्रक्रिया है और जिम्मेदारियां बदली भी जाती हैं। सरकारी पैसे का किस तरह से दुरुपयोग होता है, इसका अंदाजा भरतपुर के किसान भवन को देखकर सहज ही लगाया जा सकता है। देख रेख के अभाव में भरतपुर का आलीशान किसान भवन अब खंडहर में तब्दील
होने लगा है। न्यूज 18 राजस्थान की टीम ने आज जब डीग रोड स्थित भरतपुर के किसान भवन का दौरा किया तो देखा कि किसान भवन में लगाई गई लिफ्ट बिना काम आए ही जाम हो चुकी थी और भवन के हॉल में लगाए गए महंगे शीशे टूटकर नीचे पड़े हुए थे। किसान भवन के रसोई में खाने पीने का सामान तो नहीं था, लेकिन शराब की खाली बोतलें जरूर वहां पर नजर आई। किसान भवन के बड़े हॉल जो कि किसानों के साथ मीटिंग करने के लिए बनाए गए थे, वहां पर कबूतरों ने अपना कब्जा जमा लिया है। किसान भवन के एक हिस्से में कृषि विपणन बोर्ड का कार्यालय भी चलता है, लेकिन किसी भी कर्मचारी ने किसान भवन के बारे में कुछ भी बताने से साफ इनकार कर दिया। जिले में बढ़ते नशे के कारोबार पर लगाम लगाने और युवाओं को नशे की गिरफ्त से बचाने के लिए जिला पुलिस द्वारा एक अनोखा अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत नशे के कारोबारियों के खिलाफ अब तक बड़ी कार्रवाई हुई है। तो वहीं लोगों को जागरूक करने के लिए एक जागरूकता अभियान का आज जिला पुलिस द्वारा शुभारंभ हुआ। करौली एसपी प्रीति चंद्रा द्वारा से नो टू ड्रग्स कार्यक्रम का शुभारंभ कुड़गांव कस्बे के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में हुआ। इस अवसर पर स्कूली छात्रों और ग्रामीणों को नशे से बचने, खुद नशा नहीं करने और अन्य को भी नशा नहीं करने देने की शपथ दिलाई। इस दौरान एसपी प्रीति चंद्रा, डीएसपी कैलादेवी फूलचंद, मनोचिकित्सक डॉक्टर प्रेमराज, पुलिस के अधिकारी, जवान, स्कूली छात्र और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। नशा नाश की जड़ है और जिले में लगातार शराब, भांग, गांजे और स्मैक आदि की लत युवाओं को घेरती जा रही है, जो परिवारों को खत्म कर रही है। इस पर लगाम लगाने के लिए जिला पुलिस द्वारा अभियान चलाया जा रहा है। पैंतर के खौफ में कोटा शहर 3 सप्ताह से स्टेशन इलाके में मूवमेंट कर रहा पैंतर पहुंचा बोरखेड़ा इलाके में। स्थानीय लोगों ने गेहूं के खेत में पैंतर को देखने का किया दावा। वन विभाग ने किया सर्च, नहीं मिला पैंथर। शहर में पिछले 3 सप्ताह से पैंतर अलग अलग इलाकों में मूवमेंट कर रहा है, जिसकी दहशत में शहरवासी हैं। यह तस्वीरें बता रही है पैंतर के मूवमेंट से कैसे लोग दहशत में आए हुए हैं। आज स्टेशन इलाके में घूम रहे पैंतर को लोगों ने बोरखेड़ा पुलिस लाइन इलाके के गेहूं के खेत में देखने और उसका वीडियो बनाने का दावा किया। यह इलाका शहर का बोरखेड़ा पुलिस लाइन का आरके नगर और जैन नगर है। लोगों ने कहा जब उन्होंने पैंतर को गेहूं के खेत में पैंतर को घूमते हुए देखा तो वो लोग डर गए। इस सूचना पर मौके पर वन विभाग की टीमें भी पहुंची, लेकिन तब तक वो इलाके के जंगल में ओझल हो गया था। वनकर्मियों ने काफी सर्च करने के बाद भी पैंतर को कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस का जाब्ता भी मौके पर पहुंचा। पैंतर मूवमेंट से बोरखेड़ा पुलिस लाइन इलाके के लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। फिर से रुक करते हैं हमारे सहयोगियों का और जानते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरें। लूट के आरोपी को कोर्ट ने सुनाई 10 साल के कारावास की सजा। घर में घुसकर पिस्टल की नोक पर लूट की वारदात को दिया था अंजाम। जुलाई 2008 में थाना विज्ञाननगर पुलिस ने की थी कार्रवाई। घर में घुसकर पिस्टल की नोक पर लूट के करीब 11 साल पुराने मामले में आज कोर्ट ने एक आरोपी को 10 साल के कारावास की सजा सुनाई। जानकारी के अनुसार जुलाई 2008 में विज्ञाननगर थाने में महेंद्र गुप्ता ने शिकायत दी थी कि 5-6 हथियारबंद बदमाश उनके घर में घुस गए और रिवॉल्वर तानकर उनकी पत्नी को जान से मारने की धमकी दी। इस दौरान बदमाशों ने मारपीट कर बच्चों को भी बाथरूम में बंद कर दिया और जेवरात व नकदी लूटकर फरार हो गए। इस मामले में विज्ञाननगर थाना पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया था। तब से ये मामला कोर्ट में विचाराधीन था। आज एडीजे क्रम संख्या 5 कोर्ट ने मामले में फैसला सुनाते हुए आरोपी यूपी के रामगढ़ निवासी मुन्ना उर्फ साजिद को 10 साल के कारावास व 50,000 रुपए के जुर्माने से दंडित किया। घूसखोर उपायुक्त सही राम मीणा निकला बेरहम भी। अधीनस्थ कर्मचारियों से बुरे बर्ताव की शिकायतें आई सामने। अपने पद का रौब दिखाकर बंगले पर करवाता था चाकरी और करता था प्रताड़ित। कल फिर ऐसी भी करेगी। सही राम मीणा और दलाल कमलेश को कोर्ट में पेश। नारकोटिक्स के डिप्टी कमिश्नर सही राम मीणा की कारगुजारियां एक के बाद एक सामने आ रही है। बेशुमार काली कमाई का खुलासा तो लगातार हो ही रहा है। घूसखोरी नहीं, बेरहम भी है सही राम। अपने पद का रौब दिखाकर तमाम नियम कायदों को ताक पे रखकर विभाग में लगे ठेका श्रमिकों को चाकरी के लिए सही राम अपने बंगले पर न सिर्फ तैनात करता था बल्कि उनको प्रताड़ित भी किया करता था। घूसखोर सही राम भले ही अब सलाखों के पीछे पहुंचने वाला है, लेकिन उसका राज अभी भी नारकोटिक्स की कॉलोनी में बने उस बंगले पर चल रहा है जहां वो बड़े रौब से रहा करता था। आज भी उस बंगले पर नारकोटिक्स ब्यूरो का ठेका श्रमिक उसके लिए खाना बना रहे हैं और उसको खाना पहुंचाया जा रहा है। यही नहीं, घूसखोर सही राम की वो बेरहमियां भी सामने आ रही है जो अपने अधीनस्थ कर्मचारियों पर किया करता था।
श्रीगंगानगर जिले में भारत पाकिस्तान सीमा से सटे गांवों, चकों और ढाणियों में बड़े पैमाने पर नशे की बिक्री और तस्करी के खिलाफ अब ग्रामीण एकजुट होने लगे हैं। नशे के खिलाफ आप सीमावर्ती गांवों के सैकड़ों ग्रामीणों ने पैदल मार्च करके जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया और जिला कलेक्टर व एसपी को ज्ञापन भी सौंपा। जिले के सीमावर्ती गांव ओड़की, कालियां, पक्की, कोठा, खाट लबाना आदि के सैकड़ों ग्रामीण महिला पुरुषों ने आज रोष मार्च निकालते हुए जिला मुख्यालय पर पहुंचे। सामाजिक कार्यकर्ता अनिल गोदारा के नेतृत्व में नशे के खिलाफ चलाई जा रही मुहिम के दौरान ग्रामीणों ने कहा कि नशाखोरी पर पूर्णतः अंकुश लगाने के लिए उच्च स्तर पर पुलिस अधिकारियों की एक टीम गठित की जाए, जो लगातार छापेमारी करके नशा तस्करों के नेटवर्क को खत्म करे। इसी मांग को लेकर आज जिला कलेक्टर शिव प्रसाद व एसपी हेमंत को ज्ञापन देते हुए ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्दी ही इन नशे के व्यापारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो वे हजारों की संख्या में एकत्र होकर जयपुर विधानसभा पर भी प्रदर्शन करेंगे। शेखावाटी में सर्दी का सितम लगातार जारी। सीकर जिले के फतेहपुर शेखावाटी में आज लगातार चौथे दिन दर्ज हुआ जमाव बिंदु के नीचे तापमान। फतेहपुर शेखावाटी स्थित कृषि अनुसंधान केंद्र पर आज दर्ज किया गया -3.6 डिग्री न्यूनतम तापमान। शेखावाटी में सर्दी के तीखे तेवर कम होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। सीकर जिले के फतेहपुर शेखावाटी में आज लगातार चौथे दिन तापमान जमाव बिंदु के नीचे दर्ज किया गया। फतेहपुर शेखावाटी स्थित कृषि अनुसंधान केंद्र पर आज सुबह -3.6 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। तापमान के जमाव बिंदु के नीचे चले जाने से खेतों में दिया गया पानी बर्फ में बदल गया। वहीं क्षेत्र में पड़ रही कड़ाके की सर्दी ने आम जनजीवन को खासा प्रभावित करके रख दिया है। लोग यहां दिन में भी अलाव का सहारा लेते देखे जा रहे हैं। वहीं कृषि विभाग के अधिकारियों का मानना है कि पहाड़ों में हो रही तेज बर्फबारी के चलते इलाके में सर्दी का दौर अभी कुछ दिन और चलने की संभावना है। उदयपुर में सड़क निर्माण से परेशान लोगों ने आज अनूठे तरीके से किया प्रदर्शन। कांग्रेस पर्यावरण प्रकोष्ठ की ओर से नगर निगम के फ्लेक्स को ग्लूकोज चढ़ाने का डेमो किया गया प्रदर्शित। लोगों ने नगर निगम महापौर चंद्र सिंह कोठारी और निगम के अधिकारियों की कार्यशैली पर खड़े किए सवाल। सड़क निर्माण नहीं होने से परेशान लोगों की आवाज नगर निगम तक पहुंचाने के लिए उदयपुर में आज अनूठे तरीके से प्रदर्शन देखने को मिला। दरअसल लेक सिटी उदयपुर में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत किए जा रहे सीवरेज कार्य के बाद सड़क नहीं बनने से क्षेत्रवासियों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसी को लेकर कांग्रेस पर्यावरण प्रकोष्ठ की ओर से आज नगर निगम के फ्लेक्स को ग्लूकोज चढ़ाकर उसमें एनर्जी देने के डेमो को प्रदर्शित किया गया। प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं का कहना था कि निगम के अधिकारी और महापौर चंद्र सिंह कोठारी सुस्त हैं और उनमें एनर्जी की कमी है। ऐसे में उनकी ओर से किया जा रहा यह प्रदर्शन जिम्मेदारों की नींद उड़ाने का एक अनूठा प्रयास है। एक और जहां राज्य सरकार ने कर्ज माफी की घोषणा से किसानों को राहत प्रदान करने का विश्वास दिलाया है, तो वहीं दूसरी ओर प्रकृति के मार के चलते इन दिनों शीतलहर और सर्दी के प्रकोप से फसलों पर पड़ रहे पाले ने किसानों को चिंता में डाले रखा है। चित्तौड़गढ़ जिला अफीम उत्पादक की दृष्टि से प्रदेश में अग्रणी जिला माना जाता है, जहां के 1,500 से अधिक काश्तकार और उनके परिवार इसी फसल पर निर्भर हैं। काश्तकार अफीम की फसल में रात दिन एक करके बच्चे की तरह पैदा करने का कार्य करते हैं, जिनमें इन दिनों टोड़ा आना शुरू हो चुका है। इन दिनों चल रही शीतलहर के बीच पारे में लगातार गिरावट के फलस्वरूप फसलों पर बर्फ की चादर जमने लगी है। ठंडी हवा के कारण अफीम फसल में नमी के चलते पौधों की पत्तियों के साथ डोड़े काले पड़ चुके हैं। पाले के कारण किसानों को अफीम की फसल में भारी नुकसान की चिंता सताने लगी है। अफीम की फसल काफी महंगी फसल मानी जाती है, जिसके चलते सर्दी की मार के कारण डोडों से निकलने वाले दूध पर भी काफी असर पड़ेगा और यदि आगामी कुछ दिनों तक इसी तरह की शीतलहर चलती रही तो फसलों को काफी नुकसान पहुंच सकता है। भीम थाना क्षेत्र में हुई चोरी की वारदातों पर अनुसंधान करते हुए पुलिस ने अंतर्राज्यीय गिरोह के 2 सदस्यों को प्रोटेक्शन वारंट पर लाकर सख्ती से पूछताछ की तो उन्होंने क्षेत्र में 3 चोरी की वारदातें करना कबूल किया है। भीम कस्बे में चोरी की वारदातें करने वाले 2 शातिर चोरों को प्रोटेक्शन वारंट पर लाकर पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो उन्होंने 3 चोरी की वारदातों में शामिल होना कबूल किया है, जिसमें से एक वारदात तो बैंक के अंदर नोटों से भरा बैग लेकर फरार होने की थी, जबकि दूसरी वारदात में बैंक के सामने से रुपयों से भरा बैग चोरी करने की वारदात है। पुलिस अन्य वारदातों को लेकर पूछताछ में जुटी है। प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया कि यह गिरोह अंतर्राज्यीय है, जो अन्य राज्यों में आधा दर्जन से अधिक बड़ी वारदातों को अंजाम दे चुका है। इस गिरोह के 3 सदस्यों को पूर्व में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। 2 चोरों को आज अदालत में पेश कर पीसी रिमांड की मांग की गई है, जिससे कई वारदातें और खुलने की भी संभावना है। नागौर जिले के थांवला थाना क्षेत्र के आलनिवास गांव में चोरों ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया।
चोरों ने एक ही रात्रि में 15 घरों के ताले तोड़े और इन घरों से जेवर, नकदी व कीमती सामान चुरा कर ले गए। चोरों ने गत रात्रि में 10 सुने मकानों पर धावा बोला। इसके अलावा 5 रहवासी मकानों को भी निशाना बनाया। घटना की जानकारी आज सुबह जब ग्रामीण उठे तब उन्हें लगी, जिसके बाद उन्होंने तांवला थाना पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची तांवला थाना पुलिस ने घटनास्थल का मौका मुआयना किया। साथ ही जो रहवासी मकानों के मालिक हैं उनसे चोरी हुई सामग्री की जानकारी ली। इसके अलावा 10 सुने मकानों के मालिकों को भी उनके घरों में हुई चोरी की जानकारी दी गई है, ताकि उनके मालिकों के पहुंचने पर चोरी का आकलन किया जा सके। गहलोत कैबिनेट ने अहम फैसला जारी करते हुए जिला कोर्ट में लिपिक वर्गीय सेवा में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने लिपिक वर्गीय स्थापना अधिनियम 1986 में संशोधन किया गया है। अब स्टेनो को हिंदी में 90 की जगह 80 शब्द प्रति मिनट टाइप करने होंगे। इसके अलावा राजस्थान जिला न्यायालय लिपिक वर्गीय स्थापना अधिनियम 1986 में संशोधित करके छूट प्रदान की गई है। 2 से ज्यादा संतान होने पर इस संवर्ग में 3 वर्ष में ही प्रमोशन का लाभ मिल जाएगा। नारकोटिक्स के डिप्टी कमिश्नर सहीराम की कारगुजारियां एक के बाद एक अब सामने आ रही हैं। सहीराम के गलत कामों का एक और खुलासा हुआ है। सहीराम पर आरोप है कि वो अपने पद का इस्तेमाल कर विभाग में लगे ठेका श्रमिकों को अपने निजी कामों में प्रयोग करता था, साथ ही अपने नौकरों को प्रताड़ित भी करता था। सहीराम के आतंक से परेशान कर्मी से बात की हमारे संवाददाता शाकिर अली ने। नारकोटिक्स के डिप्टी कमिश्नर सहीराम मीणा के ट्रैप होने के बाद से लगातार बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। जयपुर और कोटा की टीमें लगातार पूछताछ कर रही है और 2 दिन के रिमांड पर लेकर के एक बार फिर पूछताछ की जा रही है। इस बीच हम उसी बंगले पर है जहां पर सहीराम मीणा रहा करता था और यहां पर आज भी उसका राज चल रहा है। या यूँ कहें कि जिस तरह से विभाग के कर्मचारियों को वो दिन रात काम के लिए बुलाया करता था, वो सिलसिला अभी भी जारी है। कुछ देर पहले ही एक कर्मचारी सहीराम मीणा का खाना बनाने के लिए इस बंगले में दाखिल हुआ है, इस क्वार्टर में दाखिल हुआ है। और जब हमने उससे पूछा कि वो क्या करने आया है तो उसका जवाब था कि वो सहीराम मीणा के लिए खाना बनाने आया है और आज आलू और मटर की सब्जी उसके लिए भिजवाई जाएगी। यह कर्मचारी जो अस्थायी कर्मचारी है, जो लगातार यहाँ पर काम के लिए आया करते थे और उनसे भी सहीराम मीणा का व्यवहार कोई अच्छा नहीं था। कई बार एक कर्मचारी जो यहाँ पर सफाई कर्मचारी और जो गार्डन का काम देखता है, उसके साथ भी जो है इस भ्रष्ट अधिकारी ने कई बार मारपीट की। उसके हाथ में भी चोट का निशान है। तो कहीं ना कहीं सहीराम मीणा जो अपने व्यवहार की वजह से भी अब जो है सुर्खियों में नजर आ रहा है। सुर्खियां उसकी निकल कर आ रही है, बातें उसकी निकल कर आ रही है। भ्रष्ट अधिकारी होने के साथ साथ अपने व्यवहार को लेकर भी सहीराम मीणा की ऊपर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। जैसे जैसे करोड़ों की संपत्ति उजागर हो रही है, उसके व्यक्तित्व के बारे में भी जो है बातें सामने आ रही है। अपने नौकरों के साथ, अपने मातहतों के साथ जिस तरह का उसका दुर्व्यवहार होता था, वो साफ तौर पर नजर आ रहा है। और ये जो यहाँ पर जो काम करने वाले लोग हैं, उनका ये कहना है कि जिस तरह से वो एक बार गिरफ्त में आया है तो उनको सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह का उनका व्यवहार था, वो जिस तरह से अपने नौकरों के साथ जो यहाँ पर काम करने लोग पहुँचते थे उनके साथ उसका व्यवहार था, वो जो है बहुत ही दुर्व्यवहार किया करता था, मारपीट किया करता था। अब देखने वाली बात होगी कि जिस तरह से एसीबी ने गिरफ्त में इस अधिकारी को लिया है, करोड़ों रुपए की संपत्ति भी उजागर हो रही है, एसीबी कितनी मजबूती से अपना पक्ष जो है रख पाती है। और सहीराम मीणा जिसके खिलाफ करोड़ों रुपए का जो काली कमाई जो उजागर हुई है, उस काली कमाई को बचाने में सहीराम मीणा और उनके जो वकील हैं वो कितनी प्रमुखता से अपनी बात को कोर्ट में रख पाते हैं। फिलहाल 2 दिन के रिमांड पर सहीराम मीणा चल रहा है और एसीबी की कोटा टीम के साथ साथ जयपुर की टीम भी इस पूरे मामले की पड़ताल कर रही है। कैमरा पर्सन मुकेश शाकेवाल के साथ शाकिर अली, न्यूज़ 18 कोटा। आईआरएस ऑफिसर सहीराम मीणा ने आईपीआर में भी बड़ी धांधली की है। सहीराम ने अपने नाम से एक भी संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिया है। मामले का जायजा लिया हमारे संवाददाता राकेश गुसाई ने। ऑफिसर सहीराम मीणा के गलत कारनामे और इन गलत कारनामों की परतें दिन प्रतिदिन खुलती जा रही है। एसीपी मुख्यालय में बैठे अधिकारियों ने जब सहीराम मीणा की आईपीआर निकाली तो वो भी हैरान हो गए और हम भी हैरान हो गए कि इतने 106 प्लॉटों के मालिक के पास में खुद के नाम से एक भी संपत्ति आईपीआर के अंदर मेंशन नहीं की गई है। ये वो आईपीआर रिपोर्ट है 2018 की जो सहीराम मीणा ने विभाग को सौंपुर्द की और उसमें कहा गया कि उनके नाम से किसी भी प्रकार की
संपत्ति नहीं है। पहली रिपोर्ट के अंदर उन्होंने बताया कि जो गंगापुर के अंदर उनके पास एक पैतृक संपत्ति है वो उनके पिता के नाम पर है। तो वहीं दूसरी जगह राजस्थान जयपुर के अंदर उन्होंने बताया कि उनके पास 2 प्लॉट हैं जो कि तकरीबन 80,000 रुपए के हैं और वो उनकी पत्नी और भाई के नाम से हैं। या कह सकते हैं कि करोड़पति ये सहीराम मीणा खुद के पास या खुद के नाम से कुछ भी संपत्ति नहीं रखी हुई। ये एक बड़ा खुलासा इस आईपीआर रिपोर्ट के अंदर हुआ है। ये एक चौंका देने वाला सच है कि आईपीआर की वास्तविकता क्या है, आईपीआर की आवश्यकता क्या है और आईपीआर अगर कोई अधिकारी देता है तो उसकी विश्वसनीयता कितनी है। इन सभी चीजों पर एक सवाल खड़ा हुआ है जब इस आईपीआर रिपोर्ट को देखा गया। तो वहीं दूसरी ओर जब उनके 106 प्लॉट राजस्थान में देखे गए, जयपुर के अंदर 106 प्लॉट देखे गए, तो हैरान कर देने वाली बात है कि किस प्रकार से एक उच्च पद पर बैठा हुआ प्रशासनिक अधिकारी आईपीआर के साथ में इतना बड़ा धोखा करता है। हालांकि एसीबी के अधिकारियों ने इस संबंध में केंद्रीय नारकोटिक्स विभाग को जानकारी दे दी है। वहीं सहीराम के ऊपर इस संबंध के अंदर कोई ना कोई कानूनी कार्रवाई करने के भी लिए लिखा गया है। अब देखना होगा कि केंद्रीय नारकोटिक्स विभाग आईपीआर में दी गई इस गलत जानकारी को लेकर सहीराम मीणा पर क्या कार्रवाई करते हैं। कैमरा पर्सन यासीन के साथ मैं राकेश गुसाई, न्यूज़ 18 राजस्थान। केंद्र सरकार 1 फरवरी को बजट पेश करेगी और इस बजट से समाज के हर तबके को उम्मीद है कि कुछ न कुछ राहत या उनके लिए कोई बड़ी घोषणा इस बजट में हो सकती है। कोचिंग सिटी कोटा में भी बजट का इंतजार बेसब्री से किया जा रहा है। कोटा में बजट से लोगों की क्या उम्मीदें हैं, हमारे संवाददाता शाकिर अली ने एक परिवार से बात की। केंद्र सरकार अपना अंतरिम बजट पेश करने जा रही है। 1 फरवरी को बजट आना है और साल चुनावी है। ऐसे में सभी को उम्मीद है कि इस बजट के पिटारे में कुछ ना कुछ सभी के लिए निकलेगा। इस वक्त मैं एक परिवार के साथ हूँ, बल्लभबाड़ी इलाके में हूँ और साथ में बात करने के लिए परिवार के सदस्य हैं। इन्हीं से बात करते हैं कितनी उम्मीद इस बजट से है, क्योंकि अंतरिम बजट है और इस साल चुनाव भी है। जी अंकल, क्या लगता है आपको जो बजट आने वाला है, कितनी उम्मीद है आपको? भाई, एक तो इनकम टैक्स में रिबेट मिले, दूसरा एलपीजी थोड़ा सा कम हो और पेट्रोल डीजल के दाम कम हो, क्योंकि पेट्रोल डीजल के दाम तो बहुत ज़्यादा हाई हो गए, इतने हाई हो गए गैस के दाम और इनके कि बजट से बाहर हो गए सब। इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर भी बेनिफिट मिले थोड़ा बहुत, जो सीमा है 2.5 लाख की उसको कम से कम 5 लाख करे, यही आशा है गवर्नमेंट से और करना भी चाहिए। आंटी, आपको क्या लगता है, किस तरह की उम्मीद है, क्योंकि बजट पेश होने वाला है? किचन पे भी भारी असर है, दालें हैं महंगी हो गई है, दूध थोड़ा सस्ता, गैस महंगी होती है उसके लिए थोड़े से सस्ती, और महिलाओं को तो सबसे ज़्यादा काम गैस पे ही होता है और आजकल सिगड़ी उगड़ी तो बंद हो गई तो सारा काम गैस पे होता है, तो गैस सस्ती होगी तो हम लोग महिलाओं के लिए फ़ायदा है। और पेट्रोल डीजल जैसे बढ़ रहे तो आजकल महिलाएं भी स्कूटी चलाने लग गई, गाड़ियाँ चलाने लग गई, तो उनको हस्बैंड से लेना पड़ता है और हस्बैंड सोचते हैं कि इतना महंगा हो रहा है तो आप एक में 2 का काम एक में ही करें तो ज़्यादा अच्छा है। पर हम महिलाओं का काम भी इतना रहता है कि हम लोगों को जाना ही पड़ता है, तो हम सोचते हैं कि थोड़ा पेट्रोल डीजल सस्ता हो। रसोई जो है वो सबसे ज़्यादा डिपेंड करती है बजट किस तरह का आ रहा है। बजट में है कि सब्जियों और फल फ्रूट्स पे थोड़ा सा मंदी करें, क्योंकि बहुत महंगाई हो गई है, तो हर किसी के आम बात नहीं रह गई है कि हर कोई फल फ्रूट खरीद सके। कोई गरीब लोग तो बिल्कुल भी फल फ्रूट नहीं खरीद सकते। दवाइयाँ तक महंगी हो गई हैं, दवाइयों पे भी आजकल जीएसटी वगैरह सब लगने लगा है, तो बिना बिल के कोई दवाई देता नहीं है। और वैसे बिल लेना ज़रूरी है, लेकिन हर छोटी छोटी चीज़ पर टैक्स लगा दिया गया है, तो उसके लिए भी रियायत मिले थोड़ी सी। बजट तो हर फैमिली को देख के सबसे उनके अकॉर्डिंगली बनाया जाना चाहिए। मिडिल वर्ग के हिसाब से सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि उनके हिसाब से क्या होगा। इनकम टैक्स रिबेट सबसे बड़ा एक मोटिव फैक्टर रहता है बजट के हिसाब से देखा जाए। उनको टैक्स रिबेट कितनी मिलेगी, रियायत कितनी मिलेगी, उन्हें हर चीज़ के अंदर इनकम टैक्स एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है बजट का। जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, जो ज़रूरत का सामान होता है, मेन तो वहाँ पे थोड़ा सा कम इम्पैक्ट आना चाहिए। जैसे पेट्रोल हो गया, डेली का इनका गैस रहता है, सिलेंडर्स काफ़ी महंगे हो गए हैं, पेट्रोल बहुत ज़्यादा हो गया है महंगा, तो मेन तो वहाँ होना चाहिए, तो धीरे धीरे करके बजट बढ़ जाता है उस हिसाब से। देश के आम बजट से उदयपुर में भी आम से लेकर खास तक हर किसी को कई तरह की उम्मीदें हैं। महिलाएं जहां इस बजट से महंगाई कम होने की, व्यापारी जीएसटी और इनकम टैक्स में रियायत की आस लगाए बैठे हैं, तो वहीं युवा भी रोजगार में नए अवसर को लेकर इस बजट से उम्मीदें लगा रहे हैं।
उदयपुर में एक परिवार के सदस्यों से बात की हमारे उदयपुर संवाददाता सतीश शर्मा ने। फरवरी को देश के वित्त मंत्री पीयूष गोयल मोदी सरकार का अंतिम यानी 5वां बजट पेश करेंगे। देश भर में आम से लेकर खास तक हर व्यक्ति इस बजट से खास तौर पर कई तरह की उम्मीदें कर रहा है। मोदी सरकार के इस बजट से क्या कुछ वे सोचते हैं, क्या कुछ उनकी उम्मीदें हैं, आपसे पूछते हैं। आप गृहिणी हैं, क्या उम्मीदें आप रखते हैं इस बजट से? सबसे पहले गृहिणी की डिमांड यही रहती है कि उसका बजट में सब कुछ समा जाए, यानी कि महंगाई कम हो। और महंगाई कम हो, साथ ही साथ दूसरा आ जाता है कि महिला की सुरक्षा को लेकर के, तो महिला की सुरक्षा के लिए इंतजाम कुछ हैं पर और ज़्यादा अच्छे होने चाहिए, ताकि आधी रात को भी जब महिला बाहर निकले तो उसे किसी तरह का डर न हो। उसकी सुरक्षा पर थोड़ा ज़्यादा खर्च किया जाए, ज़्यादा कुछ मुस्तैदी की जाए, ताकि वो निडर होकर कहीं भी आ जा सके, किसी भी वक्त आ जा सके। और इसके अलावा महिलाओं के लिए जो संसद में या लोकसभा में जहाँ कहीं भी हो, उसके लिए सीटों का रिजर्वेशन थोड़ा बढ़ाया जाए। तो ये सारी चीज़ें एक महिला के एम्पावरमेंट की बात करें तो उसके लिए भी अच्छी रहती है। युवा कहीं न कहीं देश की नींव माना जाता है। युवाओं से बात करते हैं, पूछते हैं कि आखिर उन्हें किस तरह की इस बजट से उम्मीदें हैं, क्या कुछ मांग वो देश के वित्त मंत्री से करते हैं। आपसे पूछते हैं, आप युवा हैं, कॉलेज स्टूडेंट हैं, आप किस तरह उम्मीदें करती हैं इस बजट से? युवाओं के लिए क्या कुछ होना चाहिए? हर साल हमारे जैसे कई बच्चे अन्य तरीके की परीक्षाओं के लिए, एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी करते हैं, पर फिर भी उनको यह डर रहता है कि हमारा फ्यूचर सिक्योर रहेगा कि नहीं रहेगा। 70% आने के बाद भी वो लोग सिक्योर नहीं अपने फ्यूचर को लेकर। तो बस सब स्टूडेंट्स और सब लोग यही चाहते हैं कि रोज़गार बढ़े, ताकि वह बच्चे इंस्पायर्ड हो सके और पढ़ाई करने के लिए और इस देश के फ्यूचर को बढ़ाने के लिए। क्या उम्मीदें करते हैं इस बजट से, क्या कुछ खास होना चाहिए? देखिए, मोदी सरकार के 2 बड़े निर्णय हुए। एक तो नोटबंदी का निर्णय हुआ, दूसरा जीएसटी का निर्णय हुआ। दोनों बहुत बड़े निर्णय थे, लेकिन उस निर्णय के बाद में भी व्यापारी ने मोदी सरकार को पूरा समर्थन दिया। अब व्यापारी ये चाहता है कि अब जीएसटी में 3, 4, 5 बार बदलाव भी हुए और जीएसटी काउंसिल की बैठक भी होती है। तो हम ये चाहते हैं कि जब जीएसटी की बैठक होती है तो जीएसटी की रेटें और कम की जाए। ये आज भी 18% का जो स्लैब है और 12% का जो स्लैब है वो महंगाई को बढ़ा रहा है, महंगाई कम नहीं हो रही है। मैं चाहता हूँ कि जीएसटी में एक ही स्लैब रहे, जो 12% रहे तो 12 ही रहे, 18 खत्म हो जाए, या 15 रहे या 10 रहे, लेकिन स्लैब एक रहे, जिससे देश के हर व्यापारी अपनी रेट फिक्स करे और रेट के हिसाब से देवे। उम्मीद की जा रही है कि इस बार आयकर में बड़े जो बदलाव हो सकते हैं, इनकम टैक्स पे को लेकर इस बार नए कुछ देखने को मिल सकते हैं, और आम आदमी के लिए प्रत्येक व्यक्ति का घर हो, इसको लेकर सरकार कुछ कदम उठा सकती है। कई तरह के अलग अलग निर्णय जो हैं सरकार इस बजट में घोषणा के रूप में कर सकती है, और कहीं न कहीं देश के आम से लेकर खास तक सभी को इस बजट से किसी न किसी रूप में कहीं न कहीं अलग अलग तरह की उम्मीदें हैं। अब देखना ये होगा कि सरकार की ये घोषणाएं उम्मीदों को कितना पूरा कर पाती है। कैमरा पर्सन जमाल खान के साथ सतीश शर्मा, न्यूज़ 18 उदयपुर। प्रदेश में गुर्जर आरक्षण की आंच तेज होती जा रही है। गुर्जर नेता कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला ने गुर्जरों को 5% आरक्षण की मांग की है। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर सरकार 20 दिन के अंदर उनकी मांग को पूरा नहीं करेगी तो वो फिर से आंदोलन करेंगे। नहीं रोक सकता हूं कि मेरी बात सुनिए, जिस दिन मुझे इस संदर्भ में कोई भी बात कहनी होगी, मैं सही मंच पर सही जगह पर कहूंगा। मुझे नहीं लगता कि हर जगह स्टेटमेंट देने से कोई चीज़ की प्राप्ति होने वाली है, या कुछ मिलने वाला है, या कुछ रह जाने वाला है। तो जिस दिन मुझे सही जगह मिलेगी और सही बात कहने का मौका मिलेगा तो मैं सही बात कहूंगा और सही जगह पर कहूंगा। बुलेटिन में अब रुक करते हैं झालावाड़ का। मनोहर थाना कस्बे के एसडीएम कार्यालय के बाहर बैठी महिला ने ससुर और देवर पर छेड़छाड़ और दुष्कर्म का आरोप लगाया है। महिला का दावा है कि ससुराल पक्ष के लोगों की गिरफ्तारी के लिए वो कई अधिकारियों को अपनी फरियाद सुना चुकी है, लेकिन उसे इंसाफ नहीं मिला, जबकि पुलिस ने महिला के दुष्कर्म और छेड़छाड़ के मामले को झूठा बताया है। राजस्थान शिक्षा सेवा प्राध्यापक संघ के स्थापना के 50 साल पूरे होने पर स्वर्णिम समारोह का आयोजन किया गया। यह आयोजन राजस्थान कॉलेज में 1 और 2 फरवरी को किया जाएगा। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सीएम अशोक गहलोत और डिप्टी सीएम सचिन पायलट मौजूद रहेंगे। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी करेंगे।
इंडियन मुजाहिदीन के आतंकी नेटवर्क को तोड़ते हुए एटीएस की गिरफ्त में आए 9 आरोपी आतंकियों को आज कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट में पेश किया गया, लेकिन मामले में गवाह के नहीं पहुंचने की वजह से सुनवाई टल गई। अगली सुनवाई अब 18 फरवरी को होगी। गौरतलब है कि एटीएस ने जयपुर, जोधपुर सहित बड़े शहरों में बम धमाके करने की योजना बनाने के मामले में जोधपुर, जयपुर, दिल्ली से संदिग्धों को गिरफ्तार किया था। डायरेक्टर जनरल ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स इंटेलिजेंस विंग की जयपुर जोन इकाई ने राजस्थान में बड़े पैमाने पर टैक्स चोरी का पर्दाफाश किया है। डीजीजीआई के अतिरिक्त महानिदेशक ने बताया कि चालू वित्त वर्ष में अभी तक 752 करोड़ रुपए की कर चोरी के मामलों का खुलासा किया गया है और इससे पहले पिछले वित्त वर्ष में कुल 18 मामलों में 69 करोड़ रुपए की चोरी पकड़ी गई थी। सवाई माधोपुर में जन समस्याओं को लेकर बीजेपी लामबंद होने लगी और इसको लेकर रणथंभौर मैरिज गार्डन में बीजेपी कार्यकर्ताओं का सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसमें टोंक, सवाई माधोपुर लोकसभा क्षेत्र प्रभारी मदन दिलावर, सांसद सुखबीर सिंह जौनापुरिया, पूर्व संसदीय सचिव सहित जिले के कार्यकर्ता मौजूद रहे। सम्मेलन में बीजेपी की ओर से आगामी जेल भरो आंदोलन की रणनीति तय की गई। प्रदेश में कड़ाके की सर्दी ने किसानों के लिए कहीं राहत तो कहीं आफत वाली स्थिति पैदा कर दी है। पाला और ओला गिरने से जहां कई इलाकों में फसल खराब हुई है, वहीं कई इलाकों में मावठ ने फसलों में जान फूंक दी है। प्रदेश में पड़ रहे जबरदस्त पाला और ओलावृष्टि ने कई इलाकों में फसलें तबाह कर दी हैं, तो मावठ ने कई इलाकों के किसानों को राहत दी है। ओला गिरने से फसलों को 25% तक नुकसान हुआ है। सबसे ज्यादा नुकसान सरसों की फसल को हुआ है। वहीं पाला सब्जियों के लिए काल बना हुआ है। इसके अलावा अरंडी, तारामीरा, कपास और जीरे की फसलों को भी पाले ने नुकसान पहुंचाया है। नुकसान तो हुआ, सरसों में भी हुआ, गेहूं में भी हुआ। फायदा तो कोई चना वना इनके लिए हुआ है और तो सारी चीज में नुकसान ही है। नुकसान ज्यादा है, फायदा कम है। सिरसू में बकरी चरे बड़ा मार गवा है, अजमक कुछ भी तंत्र ना है, वहाँ ढोर चल रहा है, इतना नुकसान होगा खूब ज्यादा। गेहूं में होगा नुकसान, वो भी थोड़ी मर गई, दब गई। एक और जहां ओले और पाले से फसलों को नुकसान पहुंचा है, वहीं मावठ से कई फसलों को फायदा भी हुआ है। खास तौर से गेहूं, सरसों, चना और सब्जी की फसल के लिए बारिश अमृत के समान साबित हुई है। ओले गिरे हैं, ओलों से करीब 15-20 पैसे नुकसान है, लेकिन ये सर्दी के मौसम में जो बारिश है, नुकसान के साथ साथ सरसों को नुकसान है, लेकिन गेहूं को, चने को इनको काफ़ी फायदा है। तो नुकसान तो अभी कच्ची फसल है, कोई ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन फायदा ज़्यादा हुआ इसमें। हालांकि पाला और ओलावृष्टि से फसलों को कितना नुकसान हुआ है, इसकी कोई रिपोर्ट कृषि विभाग के पास नहीं है। ऐसे में नुकसान झेलने वाले किसानों के चेहरों पर मायूसी है। न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से दिनेश शर्मा की रिपोर्ट। चित्तौड़गढ़ जिले में कड़ाके की ठंड और सर्द हवाओं की वजह से फसलों पर पाले की मार पड़ने लगी है, जिससे किसानों की चिंता बढ़ गई है। अफीम के खेत में शीतलहर के चलते ही ओस की बूंदें बर्फ में तब्दील हो गई हैं। ये तस्वीर चित्तौड़गढ़ जिले की है, जहां कड़ाके की ठंड और शीतलहर की वजह से अफीम की फसल पर पाले की मार पड़ने लगी है। इसमें इन दिनों डोडा आना शुरू हो चुका है, लेकिन सर्द हवाओं की वजह से अफीम की पत्तियां और डोडे काले पड़ चुके हैं, जिससे जिले में अफीम नीति के तहत इसकी खेती करने वाले जिले के 1,500 से ज्यादा किसानों को फसल में भारी नुकसान की चिंता सताने लगी है। 2-3 दिन से सर्दी बढ़ गई और वापस आ गई, सर्दी बढ़ गई। इससे हमारे फसल को 50 से 60% नुकसान हो चुका है अभी। फिर इसके बाद में सरकार भी हमारी कोई रेम नहीं करता है। बर्फ ज्यादा जम्बो अमला बढ़ गई है, सर्दी कम पड़न ज्यादा बढ़ गई, पाची न अमला में खांकरे रोग आ रहे और आडी पड़ रही है न। कड़ाके की ठंड और सर्द हवाओं का असर सिर्फ अफीम की फसलों पर ही नहीं पड़ा है, बल्कि दूसरी फसलों को भी काफी नुकसान हो रहा है। चना की फसल में आज की खतीरी बहुत कल्टी जम्बो वजन के बर्फ जमी है, हवा चाल बो नेम बढ़ गई है। चना की फसल ने पा कम जो ये बातें ज्यादा कल्टी बढ़ी है। शीतलहरों तो अफीम और चना और गेहूं को ज्यादा फसल। कृषि विभाग के अधिकारियों के सर्वे के मुताबिक जिले में पाले की मार की वजह से अफीम की
फसल के साथ चना, सरसों और सब्जियों की फसलों को भी काफी नुकसान हुआ है। 27 तारीख को जो रात्रि जिसमें जहाँ बर्फ वगैरह जम गया था, पाला गिरा है, तो उससे अफीम में ज़्यादा नुकसान हुआ है। कहीं कहीं सब्जियों में रिपोर्टिंग भी हुई है, कहीं जैसे सरसों का अपन जो देरी से बोई की हुई सरसों है उसमें भी नुकसान हुआ है। जहाँ तक अपन कुछ जो सब्जियां वगैरह बो रखी है, जैसे टमाटर है, मिर्ची है, बैंगन है, कहीं जैसे पपीता का है, तो पपीता का भी इस पर पाले का असर पड़ा है। मतलब एक तरफ जहां प्रदेश सरकार कर्ज माफी की घोषणा कर किसानों को राहत देने का भरोसा दे रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कुदरत के कहर ने किसानों का हाल बेहाल कर दिया है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए चित्तौड़गढ़ से पीयूष मुंदड़ा की रिपोर्ट। और इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।